तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट उसी के आगे हम बात कर रहे थे स्टीम इन्हेलेशन के बारे में। तो उसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम बात करने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ हीट, मतलब जो स्टीम इन्हेलेशन है, स्टीम इन्हेलेशन में हीट का क्या रोल होता है, हीट का क्या इफ़ेक्ट रहता है। ठीक, तो मेनली सबसे पहले द हीट कंपोनेंट ऑफ स्टीम इन्हेलेशन में प्रोड्यूसेस। तो देखो मेनली होता क्या है, स्टीम इन्हेलेशन में जो हीट कंपोनेंट्स होता है, ये क्या करता है, जो लोकल टिश्यूज होंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, ठीक है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी उस पर अपना इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो इसका मेनली पर्पज़ क्या रहता है कि जो जेंटल वार्मिंग है उसके थ्रू वहाँ पे जो उसको क्या करना, डायलेशन काज करना, वेसो डायलेशन काज करना। तो उसके अलग अलग इफ़ेक्ट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकल वेसो डायलेशन। तो जो वार्म स्टीम होगी, वार्म स्टीम के कांस्टेंट में अगर वहाँ पे कांटेक्ट में आएगा रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, तो क्या होगा, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होंगी वो टेम्परेरली क्या होती हैं, डायलेट हो जाती हैं। अब हीट क्या करेगा, हीट लोकल वेसो डायलेशन काज करेगा। ठीक है, जिससे क्या जो ब्लड वेसल्स होंगी उनका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ पे जो लोकल ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड फ्लो कह सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मेनली क्या होगा, जो वेसो डायलेशन हो रहा है, वेसो डायलेशन के कारण जो उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन होगा वो टेम्परेरली वहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। इससे जो लोकल टिश्यूज होंगे, वो लोकल टिश्यूज होंगे उनको वार्मथ और जो कंफर्ट कह सकते हैं सेंसेशन मिलेगा। ठीक है, सेकेंड है इंक्रीज्ड सुपरफिशियल ब्लड फ्लो। अब जब वेसो डायलेशन होगा, वेसो डायलेशन के कारण जो म्यूकोसल और जो सुपरफिशियल टिश्यूज होंगे वहाँ पे ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पे जो लोग वहाँ पे ऑक्सीजन होगी या न्यूट्रिएंट होगी, इसकी भी डिलीवरी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी और जो लोकल मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो भी रिमूव होने में हेल्प करेगा कह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो ये इफ़ेक्ट हो रहा है मेनली ये कैसा रहता है, लोकल और टेम्परेरी इफ़ेक्ट रहता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ टिश्यूज़। तो जेंटली वार्मथ अगर वहाँ पे वाटर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो आसपास टिश्यूज़ रहते हैं वहाँ पे रिलैक्सिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मेनली जो हीट होते हैं, हीट क्या करती है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स को और जो टिश्यूज़ रहते हैं, लोकल टिश्यूज़ रहते हैं, उनको एक सूदिंग स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो टाइटनेस है और जो कह सकते हैं डिस्कम्फर्ट है, उसकी सेंसेशन को ये कम फील कराता है। ठीक है, जिससे वहाँ पे इतना पेन और वहाँ पे टाइटनेस नहीं फील होती। ठीक, तो वही कारण रहता है। तो अगर हम वहाँ पे जेंटल हीट का यूज करते हैं तो टिश्यू रिलैक्स होंगे और वहाँ पे जो टेंशन होगी वो रिड्यूस होगी, पेशेंट डिस्कम्फर्टेड नहीं फील करेगा, कम फील करेगा और वहाँ पे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। ठीक है, वार्मथ और देने की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूदिंग सेंसेशन। सूदिंग सेंसेशन, सूदिंग सेंसेशन का मतलब होगा जो वार्म वाटर, ये कह सकते हैं सूदिंग इफेक्ट, आरामदायक कह सकते हैं, वहाँ पे फीलिंग शो करती है। तो मेनली क्या होता है, जब वार्म वाटर हम अप्लाई करेंगे वार्म मॉइस्ट वेपर, तो क्या करेंगे, नोज है, थ्रोट और जो म्यूकोसा रहती है उसमें सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अब सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा तो इससे क्या होगा, मेनली होता क्या है, क्योंकि इसमें जो नोज़ रहेगी या जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहता है वहाँ पे ड्राइनेस और हो जाती है। ड्राइनेस के कारण वहाँ पे जो इरिटेशन की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, जब हम मॉइस्ट वहाँ पे मॉइस्चर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो म्यूकोसा होगा वो हाइड्रेट होगा। ठीक है, जब हाइड्रेट होगा तो वहाँ पे इरिटेशन रिड्यूस होगा, ये जो इरिटेटिंग सेंसेशन होता है वो डिक्रीज होगा और म्यूकसल वहाँ पे कंफर्ट फील होगा। तो इसी कारण से क्या रहता है, यही कारण रहता है जिससे स्टीम इनहेलेशन के बाद पेशेंट को वहाँ पे नोज और थ्रोट में टेम्परली कंफर्टेबल वो फील कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिड्यूस्ड द प्रेसिपिटेशन परसेप्शन ऑफ इरिटेशन। तो मेनली होता क्या, जब हम हीट और मॉइस्चर
देंगे तो इससे जो इरिटेटेड म्यूकोसल सरफेस होगे उसको वहाँ पे टेम्पररी कह सकते हैं सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होंगी, सेंसरी नर्व एंडिंग से जो आने वाले वहाँ पे इरिटेशन होगा उसकी परसेप्शन वहाँ पे रिड्यूस होती है। ठीक है, वहाँ पे परसेप्शन रिड्यूस होगी, उसकी फीलिंग रिड्यूस होगी। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे वार्म मॉइस्ट वेपर यूज़ किया जा रहा है। ये क्या करेगा, म्यूकोसा को सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और वहाँ पे जो इरिटेशन होगा वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है, इरिटेशन का परसेप्शन रिड्यूस होगा जिससे पेशेंट को वहाँ पे कंफर्टेशन फील होता है। तो मेनली यही कारण रहता है, क्योंकि जो सिम्टोमेटिक इफेक्ट है, मतलब जो अंडरलाइंग वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, पूरी तरह से वहाँ पे रिड्यूस हो गया है। ठीक है, however excessive heat is harmful. The therapeutic effect does not require very hot or boiling steam. तो एक्सेसिव हीट हार्मफुल क्यों होती है, क्योंकि स्टीम इनहेलेशन में बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे हम हॉट एयर या बहुत ज़्यादा हॉट या बहुत ज़्यादा बॉइलिंग स्टीम ले लिए तो क्या होगा, वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होगा वहाँ पे इरिटेशन डेवलप हो जाएगा, वहाँ पे कह सकते हैं बर्न की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली क्या करते हैं वहाँ पे जो लेते हैं, वहाँ पे जो देते हैं हम थेरेपी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट वाटर नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि और दूसरी बात है, वहाँ पे जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड में हम इसको अप्लाई नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, जिसके कारण वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होगा वहाँ पे इरिटेशन या बर्न की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा, वहाँ पे जो चिल्ड्रन होंगे और जो चिल्ड्रन में हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन में क्या होगा, जो स्कैल्ड बर्न्स होगा वो एक सीरियस रिस्क वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हॉट स्टीम नहीं लेते हैं, क्योंकि म्यूकोसल इरिटेशन होगा, थर्मल इंजरी हो सकती है, बर्न हो सकता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। एक्सेसिव हीट एक्सपोजर क्या करता है, वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे डाल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, वहाँ पे सबसे पहले जब हम थेरेपी देंगे तो सबसे पहले जो वाटर लेंगे वो कंफर्टेबल वार्म होना चाहिए, और वहाँ पे जो मॉइस्ट वेपर होना वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट प्रिंसिपल यही है कि जो सबसे पहले जो जेंटल हीट है प्लस मॉइस्चर है उसको लेंगे, वो क्या करेगा, वहाँ पर लोकल वेसोडाइलेशन काज करेगा, सुपरफिशियल ब्लड फ्लो वहाँ पे इंक्रीज होगा, टिश्यू में सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड होगा, रिलैक्सेशन प्रोवाइड होगा, और वहाँ पे जो इरिटेशन होगा, जो इरिटेशन का परसेप्शन होगा वो भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कारण रहता है, क्योंकि जिससे क्या होगा, वहाँ पेशेंट को कंफर्टेबल फील होगा। लेकिन एक्सेसिव हीट अगर दे दिए तो फिर वहाँ पे म्यूकोसल इरिटेशन होगा, थर्मल इंजरी होगा, और वहाँ पे पेशेंट को हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑन मॉइस्चर। मॉइस्चर का क्या इफेक्ट रहता है वहाँ पे, तो जब स्टीम इनहेलेशन देंगे इसमें जो मॉइस्चर होगा ये क्या करता है, वहाँ पे बॉडी पे थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वहाँ पे थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए देते हैं। ठीक है, तो हीट मेनली क्या रहती है, सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, जबकि जो मॉइस्चर होगा ये क्या करेगा, वहाँ पे रेस्पिरेटरी म्यूकोसा हो गया, रेस्पिरेटरी वहाँ पे कह सकते हैं वो हाइड्रेट नहीं होगा, और वहाँ पे म्यूकोसा क्लियरेंस होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अगर हम स्टीमुलेशन दे रहे हैं तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी वहाँ पे सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे वहाँ पे हाइड्रेट होगा हमारा म्यूकोसा, और वहाँ पे रेस्पिरेटरी जो वहाँ पे कह सकते हैं जो म्यूकस होगा, म्यूकस को क्लियर करने में वहाँ पे आसानी होगी, क्योंकि उसका जो म्यूकस होगा, म्यूकस वहाँ पे डायलेट हो जाएगा, और वहाँ पे उसको एक्सपेल आउट कर सकते हैं आसानी से। ठीक, नेक्स्ट है हाइड्रेट्स म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन को भी कह सकते हैं हाइड्रेट करते हैं, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन अगर वहाँ पे हाइड्रेटेड होगी तो वहाँ पे किसी प्रकार का इरिटेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो मेनली इरिटेशन, क्योंकि अगर वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, नॉर्मली क्या रहेगी, एक थिन प्रोटेक्टिव मसल लेयर होती है, म्यूकस लेयर कहते हैं। ठीक है,
लेकिन ड्राई इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो म्यूकस होगी वहाँ पे जो मसल लेयर होगी दोनों क्या हो सकते हैं, ड्राई हो सकती हैं। अब जो दोनों ड्राई हो सकती हैं तो क्या होगा, वहाँ पे इरिटेशन होगा जाके, इसीलिए वहाँ पे क्या देंगे, स्टीम की मॉइस्ट वेपर जो होता है वो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के लिए यूज़ किया जाते हैं। अब ये क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होगा उसको वहाँ पे जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा वहाँ पे सरफेस का हाइड्रेशन वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उनको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक, अब जो हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो म्यूकोसा होगी वो मॉइस्ट बनी रहेगी। अब जो मॉइस्ट बनी रहेगी तो इससे जो रेस्पिरेटरी लाइनिंग होगी वो भी नहीं आएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी लाइनिंग की जो नॉर्मल प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है उसको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसेस ड्राइनेस। अब क्या करेगा, जब हम वहाँ पे स्टीम इनहेलेशन लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब होता क्या है, जो ड्राई रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होगा उसमें वहाँ पे बर्निंग, स्क्रैचेज या फिर सेंसेशन, इरिटेशन वहाँ पे फील होता है, ठीक है। तो स्टीम जब इनहेलेशन लेंगे उसकी वजह से वहाँ पे मॉइस्चर मिलेगा, मॉइस्चर मिलने से जो म्यूकोसल सरफेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाइड्रेट हो जाती हैं, ठीक है। अब जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, ड्राइनेस उतनी कम, उतना ही रिड्यूस होगी, और वहाँ पे जो इरिटेशन है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है वो भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं जिससे जो ड्राई नोज होगी या ड्राई थ्रोट होगा उसको वहाँ पे टेम्परेरी सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड होता है, ठीक। नेक्स्ट है सॉफ्ट एंड थिक म्यूकस। तो जब हम वहाँ पे स्टीम इनहेलेशन लेंगे तो उसकी वजह से जो म्यूकस होगा, म्यूकस वहाँ पे डायलेट होगा और वहाँ पे कह सकते हैं डिफ़िकल्ट, जो म्यूकस होगा उसको एक्सपेल आउट करने में आसानी होगी। तो म्यूकस मेनली होता क्या है, जो निमोनिया उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक हो जाता है म्यूकस थिक होने, जब कभी म्यूकस थिक हो जाएगा, म्यूकस थिक होने के कारण वहाँ पे जो स्टिकी हो जाएगा और उसको उसका मूवमेंट भी होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे वाटर का कंटेंट लो हो जाता है जिसके कारण वहाँ पे मॉइस्चर हो जाता है, मॉइस्चर की डिफिशियंसी हो जाती है और वहाँ पे ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है। तो जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो जो मॉइस्चर होगा वो क्या करेगा, म्यूकस को हाइड्रेट कर देगा, कह सकते हैं उसको डायलेट करेगा, जिससे उसका जो उसकी जो विस्कासिटी होगी वो भी रिड्यूस होगी और उसे वहाँ पे सॉफ्ट और ईजिली वहाँ पे उसको बना सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो स्टीम मॉइस्चर अगर हम दे रहे हैं तो म्यूकस हाइड्रेट होगा, वहाँ पे जो थिकनेस है या फिर जो हाइड्रेशन है वो वहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। थिकनेस कह सकते हैं डिक्रीज होगी और विस्कोसिटी वहाँ पे भी डिक्रीज होगी, म्यूकस वहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, जो वहाँ पे म्यूकस है उसको एक्सपेल आउट करने में आसानी रहेगी, ईजी से उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेट म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या रहती हैं, सीलिया होती हैं, म्यूकस, और वो क्या करेंगे, म्यूकस को एक्सपेल आउट करने का क्या काम करती हैं। तो मेनली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे होगा क्या, सीलिया वहाँ पे म्यूकस को फेरिंग्स की ओर मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस कहते हैं। तो जब म्यूकस कह सकते हैं एक्सेसिवली थिक हो जाएगा वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे नेरोइंग हो जाती है, ठीक है। सीलिया क्या करता है, सीलिया के लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा कि वो क्या करेगी, वहाँ पे जो एक्सेसिव होगा, जो थिक म्यूकस है वहाँ पे जब डायलेट होगा तो वहाँ पे उसको एक्सपेल आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो मॉइस्चर सिक्रीशन को जब वहाँ पे लेस विस्कस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब लेस विस्कस हो जाएगा म्यूकस तो उसकी वजह से वहाँ पे उसका जो मूवमेंट होगा वो आसान हो जाएगा और उसको आसानी से जो सीलियरी मसल्स होती, जो हमारी सीलिया होती है उसको एक्सपेल आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और इसके अलावा जो कफ रिफ्लेक्सेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी वहाँ पे कह सकते हैं भेज देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा उसमें जो ट्रैप्ड की कंडीशन थी, जो ट्रैप्ड पार्टिकल थे या फिर जो वहाँ पे कह सकते हैं थिक म्यूकस था, वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, वेरिएशन भी रिड्यूस हो जाएगा, कह सकते हैं उसका सिक्रीशन क्योंकि रिमूव हो गया है। तो इस कारण से वहाँ पे जो नेचुरल प्रोसेस होगा
ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे जो थिक म्यूकस है वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा और वहाँ पे एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेक्स सिक्रीशन ईजियर टू एक्सपेल। तो ही मैंने बताया क्या होगा जब वहाँ पे स्टीम इनहेलेशन करेंगे। स्टीम इनहेलेशन से क्या होता है, जो वहाँ पे सॉफ्ट और जो लेस स्टिकी म्यूकस होगा उसको एक्सपेल आउट करना है, क्योंकि पहले थिक था, बाद में हमने स्टीम इनहेलेशन लिया, वो थिक हो गया, सॉरी थिन हो गया, डायलेट हो गया कह सकते हैं। अब क्या होगा, जो हमारी कफिंग रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होती है वो स्टार्ट होती है, और वो क्या करेगी, वहाँ पे जो सॉफ्ट या लेस स्टिकी म्यूकस होगा वो वहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा, और वहाँ से कह सकते हैं, और जब रिमूव हो जाएगा नासल सिक्रेशन भी इजीली से रिमूव हो जाएगा, और वहाँ पे जो पेशेंट होगा उसको वहाँ पे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी से वहाँ पे रिलीफ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि म्यूकस वहाँ पे एक्सपेल आउट हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो वहाँ पे कह सकते हैं क्लियर हो जाएगा, और वहाँ पे डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग रिड्यूस हो जाएगी। Therefore, humidification is one of the most important mechanism of steam inhalation। तो स्टीम इनहेलेशन है, स्टीम इनहेलेशन का अगर देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या रहती है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा उसको ह्यूमिडिफाई करना, क्योंकि मेनली क्या होगा, इसमें वार्म मॉइस्ट वेपर रहती हैं। जब हम यहाँ पे इनहेल करेंगे तो क्या करेंगे, जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होगी, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा की उसको हाइड्रेट करेगा। जब वो हाइड्रेट हो जाएगा, हाइड्रेट करने के बाद वहाँ पे उसको कह सकते हैं जो वहाँ पे ड्राइनेस होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और वहाँ पे जो थिक म्यूकस होता है वो भी वहाँ पे डायलेट हो जाएगा। अब जब डायलेट हो जाएगा तो जो म्यूकस हो जाएगा वो मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, और जो म्यूकस मोबाइल होगा तो जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस रहती हैं या जो कफिंग फैसिलिटेट रहते हैं वो क्या करेंगी, वहाँ पे रिड्यूस कर देंगी। ठीक है, और जिससे क्या होगा, जो सिक्रीशन होगा वो इजी से एक्सपेल आउट हो सकता है। जब इजी से एक्सपेल आउट हो जाएगा तो वहाँ पे जो कंजेशन है, इरिटेशन है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, वहाँ पे आसानी से हम उसको एक्सपेल आउट करते हैं। ठीक है, तो ये था मॉइस्चर को कैसे मॉइस्चर का इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मॉइस्चर का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम स्टीम इनहेलेशन ले रहे हैं तो उसमें मॉइस्चर भी है। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्योंकि मॉइस्चर नहीं होगा तो फिर वहाँ पे स्टीम इनहेलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टीम इनहेलेशन मॉइस्चर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मॉइस्चर ये भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने बताया ये क्या करेगा, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रेट म्यूकोसा मेम्ब्रेन, तो सबसे पहला कारण यही रहता है। ये क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग होती है उस पर जो नॉर्मली थिन मॉइस्ट म्यूकस लेयर होती है वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, एयरवे को प्रोटेक्ट करती है, तो उसको ये क्या करता है, वहाँ पे हाइड्रेट करता है। क्योंकि जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सरफेस ड्राई हो जाएगी तो म्यूकस भी थिक और वहाँ पे स्टिकी होने लगेगा। तो स्टीम की जो मॉइस्चर रहेगा ये क्या करेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन को फिर से वहाँ पे हाइड्रेट करते हैं। ठीक है, अब जो मॉइस्ट वेपर देंगे, स्टीम इनहेलेशन करेंगे, उसमें क्या रहता है, वेपर एयर रहता है। ठीक है, तो जब हम वहाँ पे मॉइस्ट वेपर देंगे तो म्यूकोसल हाइड्रेशन इंक्रीज होगा, और वहाँ पे जो म्यूकोसा थी, म्यूकोसा मॉइस्ट और वहाँ पे कंफर्टेबल बनाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशंस रहती हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रेस्पिरेटरी लाइन की जो नॉर्मल प्रोटेक्टिव क्लियरेंस फंक्शन होता है उसको वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिड्यूसेस ड्राइनेस। अब ड्राइनेस को भी ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट एंड ड्राइड स्किन, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे जो ड्राई एयर होगी या मॉइस्ट ब्रीडिंग होगी उसके कारण वहाँ पे जो नोज है और थ्रॉट होती है वहाँ पे ड्राइनेस या फिर इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन जैसे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। तो स्टीम रेस्पिरेटरी
म्यूकोसा में क्या होगा, जो मॉइस्चर होगा वो वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी म्यूकोसा वहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर को बढ़ा करके ही ड्राइनेस को वहाँ पे रिड्यूस करती है। ठीक है, तो इस कारण से जो स्टीम इनहेलेशन है, ड्राई नोज और ड्राई जो थ्रोट रहेगा वहाँ पे टेम्परेली सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक, क्योंकि मॉइस्चर क्या करेगा वहाँ पे, अगर जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ही कम वहाँ पे कह सकते हैं ड्राइनेस कम होगी उतनी ज़्यादा, और जब ड्राइनेस कम होगी तो जो वहाँ पे इरिटेशन है या जो कंफर्टेबल फील हो रहा है वो भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे नोज, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज में क्या होता है स्टीम में। अब देखो सबसे पहले नोज मॉइस्चर, अब नोज पे क्या करें, जब स्टीम इनहेलेशन करेंगे तो नोज पे मेनली क्या इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन होगा, सिक्रीशन होगा, और जो वहाँ पे म्यूकस फॉर्मेशन होगा वो भी सॉफ्ट होगा, और वहाँ पे जो सब्जेक्टिव कंफर्टेबल कह सकते हैं फील करेगा, क्योंकि जो वार्म मॉइस्ट वेपर होती है प्राइमरली क्या होती है, नाजल म्यूकोसा को ही कांटेक्ट में आएगी, नाजल म्यूकोसा के ही कांटेक्ट में आती है, जिससे क्या होगा मॉइस्चर द नाजल म्यूकोसा मॉइस्चराइज, तो जो नजल होगा उसकी इनर लाइनिंग को ये क्या करेगा वहाँ पे, जिसको हम नेजल म्यूकोसा कहते हैं, उसको नॉर्मली मॉइस्चराइज करेगा, मॉइस्ट करेगा। अब मॉइस्ट जब करेगा तो वहाँ पे जो ड्राई एयर होगी या जो माउथ ब्रीदिंग होगी, इससे भी म्यूकोसा वहाँ पे जो म्यूकोसा होगा उसको ड्राई इरिटेटेड हो सकती है। ठीक है, तो स्टीम जब देंगे, स्टीम के बाद क्या होगा वहाँ पे मॉइस्ट वार्म स्टीम रहती है, जिसके कारण वहाँ पे जो नसल म्यूकोसा होगा उसकी सरफेस हाइड्रेट होगी, और वहाँ पे कह सकते हैं प्रॉपर वहाँ पे रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा तो जब नोज़ में ड्राइनेस और बर्निंग या इरिटेशन होगा, सिक्रेशन होगा, वो टेम्परेली वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट एंड ड्राइड सिक्रेशन, तो जो वहाँ पे नेजल सिक्रेशन होगा वो उसको भी रिड्यूस करेगा। ठीक है, नेजल सिक्रेशन को बढ़ाएगा कह सकते हैं, और वहाँ पे उसको हाइड्रेट करेगा, क्योंकि जब नाजल म्यूकोसा में वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है तो ड्राई थिक और वहाँ पे क्रस्ट लाइक अपीयरेंस उसका शो करता है, तो ऐसे में वहाँ पे क्या करेंगे, जो सिक्रेशन होगा उसको वहाँ पे रिमूव करके उसको वहाँ पे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो स्टीम मॉइस्चर के कारण क्या होगा, जो ड्राइड सिक्रेशन होगा वो वहाँ पे कह सकते हैं हाइड्रेट करेगा तो सॉफ्ट और ईजियर वहाँ पे बनाएगा। तो स्टीम इनहेलेशन, स्टीम देने से हाइड्रेशन इंक्रीज होता है, ड्राइड म्यूकोसा सॉफ्ट होगा और वहाँ पे नेजल क्लियरेंस अपीयरेंस होगा। ठीक है, तो पेशेंट को वहाँ पे नोज कह सकते हैं क्लियर करने के लिए कंपैरेटिवली और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ नेसल ऑब्स्ट्रक्शन, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन में भी पेशेंट को क्या होना चाहिए, ऐसा फील करना कि चाहिए कि जो नोज है, नोज से एयर पैसेज वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, तो जो म्यूकोसल हाइड्रेशन होगा, म्यूकोसल हाइड्रेशन प्लस जो सिक्रीशन है वो सॉफ्टनिंग होगी, जिससे नाजल सिक्रीशन ईजी और क्लियर होगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की सेंसेशन वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, तो इससे पेशेंट को वहाँ पे जो ब्रीदिंग होगी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा पेशेंट। ठीक है, क्योंकि मेनली क्या होता है स्टीम चाहे जैसा नेजल ब्लॉकेज होगा उसको क्या करेगी, फिजिकली ओपन नहीं कर सकती है। ये मेनली क्या होगा वहाँ पे जो कह सकते हैं नेजल ब्लॉकेज होगा वहाँ पे, जब नहीं होगा मेनली जो नेजल हाइड्रेशन होगा, सिक्रीशन होगा, एक क्लियरेंस के रूप में वहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इम्प्रूव सब्जेक्टिव नेजल कंफर्ट, तो मेनली क्या हो जाए सब्जेक्टिव नाजल कंफर्ट का मतलब हो गया जो पेशेंट है, पेशेंट कह सकते हैं खुद से वहाँ पे फील करेगा कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि वार्म मॉइस्चर से वहाँ पे ड्राइनेस डिक्रीज होती है, इरिटेशन भी रिड्यूस होता है, थिकनेस सिक्रीशन भी डिक्रीज होगा, नेजल क्लियरेंस भी ईजी होता है, और वहाँ पे जो ब्रीदिंग होता है वो आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंट को वहाँ पे नोज में फ्रेशनेस, मॉइस्चर और जो इम्प्रूवमेंट कंफर्ट फील हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थ्रॉट के बारे में। थ्रॉट वार्म मॉइस्चर में शुद्ध
अब थ्रॉट में क्या होगा, जब हम स्टीम इनहेलेशन लेंगे तो उसकी वजह से जो वार्म मॉइस्ट वेपर होगा वो थ्रॉट की जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होगी तो उसको क्या करेंगे, वहाँ पे जब उसके कांटेक्ट में वेपर आएगी तो वहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन का असर होगा। ठीक है, तो अब जब वहाँ पे हम ह्यूमिडिफिकेशन मिलेगा तो उसकी वजह से भी वहाँ भी सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड होगा। तो जिसमें सबसे पहले ड्राई थ्रॉट, कौन कौन सी कंडीशन में देंगे हम, ड्राई थ्रॉट की कंडीशन, जब थ्रॉट की जो म्यूकोसा होगा वहाँ पे जो मॉइस्चर होगा बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, ड्राइनेस है और स्क्रैची फीलिंग्स वहाँ पे डिस्कम्फर्टेड फील करेगा, तो फिर हम वार्म मॉइस्ट वेपर वहाँ पे दे सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं। तो स्टीम इनहेलेशन देंगे तो उसकी वजह से जो वार्म मॉइस्ट वेपर होगी वो थ्रॉट सरफेस को हाइड्रेट करेगी और वहाँ पे पेशेंट को रिलीफ फील होगा। ठीक है, तो वार्म मॉइस्ट वेपर थ्रॉट सरफेस को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। स्टीम जो रहेगी वो जो मस्कुलर हाइड्रेशन होगा उसको इंक्रीज, म्यूकोसल हाइड्रेशन को इंक्रीज करेगा, ड्राइनेस डिक्रीज होगी और वहाँ पे जो थ्रॉट होगा वो कंफर्ट फील होगा। ठीक है, तो ड्राइनेस थ्रॉट को में जो टेम्परेरी सूदिंग इफेक्ट में रिलीफ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा थ्रॉट इरिटेशन की कंडीशन, तो थ्रॉट इरिटेशन में क्या होता है, जो वहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कफ या फिर जो इन्वायरमेंटल इरिटेशन होता है उसके कारण वहाँ पे जो थ्रॉट म्यूकोसा होती है वहाँ पे इरिटेशन होने लगता है। ठीक है, तो जब हम वार्म मॉइस्ट एयर वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसके कारण क्या होगा, वहाँ पे जो म्यूकोसा होगी, म्यूकोसल सरफेस वहाँ पे सूद होगी और वहाँ पे इरिटेशन भी रिड्यूस होगी। ठीक है, टेम्परेली कह सकते हैं वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बताया जो वार्म मॉइस्चर होगा स्टीम इनहेलेशन देंगे म्यूकोसल सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड होगा और वहाँ पे जो इरिटेशन होगा वो रिड्यूस होगा और वहाँ पे पेशेंट को कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट है माइल्ड डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो जो कॉमन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उसमें जो नोज है और थ्रोट है उसकी जो म्यूकोसा होती है वहाँ पे ड्राइनेस, इरिटेशन और थिक सिक्रीशन हो सकता है। तो स्टीम की जो मॉइस्चर होगी इन सिम्टम्स में टेम्परेली कंफर्टेबल कह सकते हैं फील कराती है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे इरिटेशन का कारण सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ड्राइनेस है। ठीक है, तो स्टीम क्या करेगी, स्टीम वहाँ पे मॉइस्चर करेगी जिसके कारण वहाँ पे जो टेम्परेरी वहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, ड्राइनेस और इरिटेशन वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन हम देते हैं ड्राइनेस या इरिटेशन रिड्यूस होगा, सिक्रीशन जो था वो भी वहाँ पे सॉफ्ट होगा और जो टेम्परेरी सिम्टोमेटिक थे रिलीफ वहाँ पे रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो स्टीम इनहेलेशन दे रहे हैं वो क्या करता है, केवल वहाँ पे सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं केवल वहाँ पे आज ये कह सकते हैं सपोर्टिव थेरेपी के रूप में हम इसको दे सकते हैं। ये जो वहाँ पे कह सकते हैं जो वहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या वायरल इन्फेक्शन होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो इनको डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल नहीं करता है। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन को क्योर नहीं करेगा, ये क्या करेगा, वहाँ पे कह सकते हैं जो इरिटेशन हो रहा है उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ब्रोंकियल सिक्रीशन। तो ब्रोंकियल सिक्रीशन में क्या रहता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस होगा वो नॉर्मली प्रोटेक्टिव रोल ये प्ले करता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो थिक या स्टिकी म्यूकस हो जाता है तो उसके कारण कफ रहता है, कफ को बाहर निकालने में डिफ़िकल्टी होती है। ह्यूमिडिफिकेशन क्या करेगा, वहाँ पे सिक्रीशन को हाइड्रेट करेगा और वहाँ पे उसको लेस थिक बनाएगा और उसको ईजिली मोबिलाइज करने में हेल्प करेगा और वो वहाँ पे एक्सपेल आउट कर सकता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिफाइड जो एयर रहेगी एयरवे सरफेस को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी जिससे वहाँ पे थिक सिक्रीशन हाइड्रेट होगा, म्यूकस विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, वहाँ पे सिक्रीशन इजीली बाहर आ जाएगा और जो कफिंग की प्रॉब्लम होगी वो भी डिक्रीज होगी, एक्सपेक्टोरेशन वहाँ पे ईजी हो जाएगा। ठीक है, However, steam should be considered as bronchodilator steam for the asthma। तो मेनली क्या रहता है, जो स्टीम इनहेलेशन होता है ब्रोंकियोडायलेटर ट्रीटमेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि ब्रोंकियोडायलेटर क्या रहेगा, वो मेडिसिन होती है। ठीक है, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होंगी उनको रिलैक्स करके वहाँ पे एयरवे का जो कैलिबरी होती है उसको बढ़ाती है
लेकिन स्टीम क्या करेगी, ये मेनली इसका अगर प्राइमरी इफेक्ट देखा जाए तो क्या होता है, ये ह्यूमिडिफिकेशन काज करती है, जिससे भी वहाँ पे जो म्यूकस होगा वो सॉफ्ट होगा, हाइड्रेट होगा और वहाँ पे एक्सपेल आउट होगा। ठीक है, तो एक सेट में कह सकते हैं यहाँ पे सिम्प्टोमेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जबकि ब्रोंकियोडायलेटर क्या करता है, ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा, एयरवे डायामीटर वहाँ पे इंक्रीज होगा और एयर फ्लो भी आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो अस्थमा रहता है, अस्थमा के में क्या होगा, ब्रोंकियोस्पेज्म की कंडीशन रहती है, तो ब्रोंकियोस्पेज्म को ट्रीट करने के लिए हम वहाँ पे स्टीम को इनहेल्ड ब्रोंकियोडायलेटर मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ब्रोंकियोडायलेटर मेडिसिन को हम यूज़ करें, उसको हम रिप्लेसमेंट नहीं मान सकते हैं कि उसको हम स्टीम इनहेलेशन दे देंगे वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए वहाँ पे ब्रोंकियोडायलेटर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे रहती है। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम पे। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब हम आज मैंने बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।